हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल डिफरेंट क्लास में स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 10 यूपी बोर्ड एग्जाम का जो यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर उसका सभी महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाला हूँ, जो लघु उत्तरी प्रश्न है और दीर्घ उत्तरी प्रश्न है। क्योंकि मैं वो विकल्पी प्रश्न सारे इस चैप्टर के जितने भी इम्पोर्टेंट थे वो मैं इसके पार्ट 1 में बना चुका हूँ। ये हमारा इस चैप्टर का पार्ट 2 है। आप सब अगर पार्ट 1 नहीं देखें तो जाके प्ले लिस्ट में पार्ट 1 देख सकते हैं, जिसमें मैं सभी बहुविकल्पी प्रश्न बता चुका हूँ। और इस पार्ट दूसरा है हमारा, इसमें मैं सभी महत्वपूर्ण लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी प्रश्न बताने वाला हूँ। इसलिए आप सब वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और अपने बहुविकल्पी प्रश्न तो देख लिया था, अब दीर्घोत्तरी और लघुत्तरी प्रश्न देखते हैं। पहले हम इस वीडियो में लघुत्तरी प्रश्न, जितने हमारे लघुत्तरी प्रश्न है वो देखेंगे। इसका नोट्स मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में डाल दूंगा, वहां से आप जाके ज्वाइन टेलीग्राम पे ज्वाइन होकर वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए हम पहला प्रश्न जो हमारा है हम देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, नेपोलियन कौन था, उसके सुधार क्या थे, उसने उसके सुधारों का क्या प्रभाव पड़ा। मतलब जो नेपोलियन था उसने क्या सुधार किया था और उसके सुधारों का क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में बताइए। एक क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, लगातार कई वर्षों से हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछते हुए आ रहा है। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, चलिए देखते हैं। तो इसका आंसर हम लिखेंगे, नेपोलियन बोनापार्ट विश्व के महानतम व्यक्तियों में से एक था। मतलब जो नेपोलियन बोनापार्ट था विश्व के महानतम व्यक्तियों में से एक था। उसके असाधारण कार्यों और आश्चर्यजनक विजयों ने 1799 ईस्वी से 1885 ईस्वी तक संपूर्ण यूरोप को प्रभावित किया। मतलब उसने ऐसे ऐसे विजय प्राप्त कर लिया था, मतलब ऐसे ऐसे आश्चर्यजनक कार्य कर दिए थे उसने 1799 से 1815 ईस्वी तक संपूर्ण मतलब पूरे यूरोप को प्रभावित किया। उसके प्रमुख सुधार निम्नलिखित थे, मतलब उसके जो सुधार थे वो निम्नलिखित हैं। अब इतना लिखने के बाद आप सभी इतना लिखने के बाद पॉइंट में लिखेंगे बना के। उसको कैसे लिखेंगे बताता हूँ। पहले हम पॉइंट बनाएंगे कि शासन संबंधी सुधार, कि उसने शासन संबंधी सुधार क्या किया था। तो शासन संबंधी सुधार में देखते हैं, नेपोलियन ने शासन व्यवस्था को प्रतिभा, व्यापकता और क्रम क्षमता के सिद्धांतों पर आधारित थी। मतलब जो नेपोलियन की शासन व्यवस्था थी वो प्रतिभा और कार्य क्षमता के सिद्धांतों पर आधारित थी। देश की अराजकता को समाप्त करने के लिए उसके लिए उसके शासन का केंद्रीकरण कर दिया। मतलब जो देश की अराजकता थी उसको समाप्त करके उसने शासन व्यवस्था को केंद्रीकरण कर दिया। मतलब सारे जो शासन व्यवस्था थी उस सबका एक ही केंद्र बना दिया कि यहाँ पे ही सारे काम होंगे शासन संबंधी। अगला है दूसरा पॉइंट में क्या लिखेंगे हम, आर्थिक सुधार। आर्थिक सुधार में उसने क्या किया, नेपोलियन ने पेरिस में बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की कराई। मतलब नेपोलियन जो था उसने बैंक की स्थापना कराई, उस बैंक का नाम था बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना कराई, पेरिस में कराई थी इस बैंक की। मादक द्रव्यों, नमक आदि पर कर लगाया। मतलब जो मादक द्रव्य थे, नमक थे आदि वस्तुओं पे इसने कर लगाया। मजदूरों का वेतन निश्चित किया। मतलब पहले क्या होता था ना कि मजदूरों का वेतन निश्चित नहीं होता था, कुछ मतलब जितने में भी आप काम करा लो मजदूरों से उतने में ही हो जाता। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, उसने ना एक सुधार किया। उसने कहा कि मजदूरों का वेतन इतना ही रहेगा, निश्चित रहेगा। चोर बाजारी, सट्टेबाजी, मुनाफाखोरी को समाप्त किया। मतलब जो सट्टेबाजी चलते थे, अब चोर बाजारी मतलब और मुनाफाखोरी, जैसे ज्यादा कोई किसी चीज को बेच के कोई ज्यादा मुनाफा खा रहा है, तो ये सब उसने समाप्त कर दिया। अब इसका तीसरा पॉइंट में क्या लिखेंगे हम, धार्मिक सुधार। धार्मिक सुधार में लिखेंगे, नेपोलियन ने अपने देशवासियों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करने का प्रयत्न किया। मतलब नेपोलियन ने कहा कि मैं किसी को कोई रोक टोक नहीं है, जो जिस धर्म का पालन करता है वो कर सकता है। धार्मिक में स्वतंत्रता दी थी राज्य की, और वे सभी को अपने धर्म का आचरण करने की स्वतंत्रता प्रदान की थी। मतलब राज्य की ओर से सभी को अपने धर्म का आचरण करने के, मतलब वही कह रहा हूं मैं
कि जो राज्य के सभी मतलब उसके राज्य के जो लोग थे उनको जो धर्म अपनाना चाहते हैं अपना सकते हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। और अगले पॉइंट में हम लिखेंगे चौथे पॉइंट में लिखेंगे न्याय संबंधी सुधार। नेपोलियन ने फ्रांस के लिए विधि संहिता का निर्माण करवाया। मतलब जो नेपोलियन था उसने फ्रांस के लिए विधि संहिता का निर्माण करवाया। इसे नेपोलियन कोड के नाम से भी जाना जाता था। मतलब जो विधि संहिता है उसको नेपोलियन कोड के नाम से भी जाना गया। नेपोलियन का यह कार्य फ्रांस का एक अस्थाई देन थी। मतलब नेपोलियन का जो एक कार्य था वो फ्रांस का एक अस्थाई देन थी। अब पांचवा पॉइंट हम देखते हैं शिक्षा संबंधी सुधार। शिक्षा संबंधी सुधार में नेपोलियन ने क्या किया? नेपोलियन ने शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार किए। उसने फ्रांस में राष्ट्रीय शिक्षा की नींव डाली और पेरिस में एक विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई। मतलब उसने राष्ट्रीय शिक्षा की एक नींव डाली और पेरिस में एक विश्वविद्यालय भी बनवाया। अब हम छठा पॉइंट लिखेंगे इसका सार्वजनिक सुधार। सार्वजनिक सुधार में क्या किया? नेपोलियन ने सार्वजनिक हितों के लिए अनेक महत्वपूर्ण सुधार किए। उसने बेरोजगारी को दूर किया, आवागमन को सुगम बनाने के लिए 229 पक्की सड़कों का निर्माण करवाया। उसने आने जाने को सही करने के लिए मतलब रास्ता यातायात का को सुगम बनाने के लिए, सरल बनाने के लिए 229 सड़कों का निर्माण करवाया। नेपोलियन द्वारा किए गए सुधारों के प्रभाव निम्नलिखित प्रभाव पड़े। मतलब जो नेपोलियन सुधार करवाया था उसके निम्नलिखित प्रभाव पड़े। कौन कौन से प्रभाव पड़े हम देखते हैं। पहला प्रभाव है हमारा, ये पहला नंबर है, यूरोप के अन्य हिस्सों में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समानता सिद्धांतों पर बल दिया जाने लगा। मतलब यूरोप के सभी हिस्सों में ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अलग कानून है वहाँ पे अलग कानून है, यहाँ के लोगों को वही चीज अलग दाम में मिल रही है, यहाँ के दूसरी जगह के लोगों को वही चीज अलग दाम पे मिले, ऐसा नहीं। मतलब राजनीतिक समानता के सिद्धांतों पे सामाजिक, आर्थिक सभी रूप से सभी को एक समान माना जाए। दूसरा पॉइंट में हम क्या लिखेंगे इसके प्रभाव में, यूरोप के अन्य हिस्सों में लोग मानवीय अधिकारों की मांग करने लगे। मतलब जिन यूरोप के जो और हिस्से थे फ्रांस को छोड़ के, उन वहां पे भी लोग अपने अधिकार की मांग करने लगे। तीसरे पॉइंट में हम क्या लिखेंगे, तीसरा पॉइंट है हमारा, यूरोप के अन्य हिस्सों में समान कर प्रणाली लागू की जाने लगी। मतलब यूरोप का जो अन्य हिस्सा था मतलब उसमें भी समान, मतलब ऐसा नहीं है कि हम यहाँ दूसरी जगह से हैं तो वहाँ कर ज़्यादा लेंगे, यहाँ पे हैं तो कर कम देंगे, तो ऐसा नहीं है, सभी जगह एक समान कर लागू किया जाने लगा। और चौथे पॉइंट में हम क्या लिखेंगे, यूरोप के अन्य हिस्सों में भी समानती व्यवस्था का अंत होने लगा। समानती व्यवस्था का मतलब जैसे कि एक बड़े से भूभाग पे एक जमींदार हो गया, वो काम करवा रहा है आपसे, कर भी ले रहा है, इस जो छोटे छोटे किसान हैं उनसे काम करवा रहा है खेतों में, और उनको सिर्फ खाने, उनके जीवन यापन के लिए कुछ दे रहा है, बस ये सामंती व्यवस्था हो गया उसका। किसान को भूदास्ता और जागीरों की शुल्क से मुक्त हो गया। मतलब ये सब समांती व्यवस्था, भूदास्ता और जागीरी से शुल्कों से मुक्ति प्रदान किया जाने लगा। आप, मैं आशा करता हूँ कितना आपको समझ में आ गया होगा। अगर तक आप तक वीडियो लाइक नहीं किया तो आप सभी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न हमारा है क्या है। अगला प्रश्न है, जर्मन एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षेप पता लगाए। मतलब जर्मन का जो एकीकरण प्रक्रिया हुआ था उसका संक्षेप में पता लगाए। जर्मन का एकीकरण कब और कैसे हुआ था, ऐसे भी हमारे बोर्ड में प्रश्न आ सकते हैं। जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया के बारे में संक्षिप्त लेख लिखिए। ऐसे मतलब अलग अलग तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं लेकिन हमारे उत्तर एक ही हैं। चलिए देखते हैं हम इसका उत्तर क्या होगा। जर्मनी एकीकरण, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारा 6 नंबर का भी आ सकता है और 4 नंबर का भी आ सकता है।
इसलिए इस क्वेश्चन को आप सभी अच्छे से पढ़ के जाइएगा, मैं तो समझा ही रहा हूँ आप सभी को। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा राष्ट्रवादी भावनाओं मध्यम वर्गीय जर्मन लोगों में काफी व्यक्त थी। मतलब जो मध्यम वर्गीय जर्मन लोग थे, मध्यम वर्गीय मतलब मिडिल क्लास के जो आम लोग थे, उनके अंदर राष्ट्रवाद की जो भावना थी बहुत ज्यादा व्याप्त थी। मतलब बहुत ज्यादा उनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना थी। उन्होंने 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचित संसद द्वारा शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया। मतलब उन्होंने 1848 में 1848 ईस्वी में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर, जो छोटे छोटे इलाके थे उनको जोड़कर एक निर्वाचित संसद द्वारा, मतलब एक निर्वाचित चुना हुआ संसद द्वारा शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया। राष्ट्र राज्य का मतलब हो गया हमारा जहाँ सभी लोग एक जैसे आचरण रखते हो, एक जैसे संस्कृति रखते हो और एक जैसे भाषा बोलते हो। मतलब उनकी जो संस्कृति, भाषा, वहाँ का जो रहन सहन सब एक जैसा रहता है। एक राष्ट्र राज्य का बनाने का प्रयास किया, मगर इस पहल को राजशाही और फौज की ताकत ने मिलकर दबा दिया। मतलब ये जो प्रयास था इसको राजशाही और फौज की सेना की ताकत से मिलकर दबा दिया गया कि हम जर्मनी का राष्ट्र राज्य नहीं बनने देंगे। उनका परसा के बड़े भूस्वामियों ने भी समर्थन किया। उनका परसा के जो बड़े बड़े भूस्वामियों थे उन्होंने भी समर्थन किया। इसके बाद परसा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाला। उन्होंने परसा ने जर्मन में पूरा राष्ट्रीय एकीकरण का आंदोलन किया। उसका मुख्यमंत्री ऑटोन बिस्मार्क इस प्रक्रिया का जनक था। जो ऑटोन बिस्मार्क था इस पूरी प्रक्रिया का जनक था। अब इससे आपका एक वैकल्पिक प्रश्न बनेगा 1 नंबर का कि ऑटोन बिस्मार्क जो था वो कहाँ का, मतलब जर्मन नहीं, ऐसे पूछेगा ये, कैसे पूछेगा कि जर्मनी के एकीकरण का प्रक्रिया में जनक कौन था, जर्मनी एकीकरण का जनक कौन था? तो ऑटोन बिस्मार्क था। आप इसका उत्तर देंगे। 1 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है बोर्ड में। जिसने परसा की सेना और नौकरशाही की मदद ली। मतलब इसने परसा की, जो ऑटोन बिस्मार्क थे, परसा की सेना और नौकरशाही की मदद ली। 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्धों में परसा की जीत हुई। मतलब 7 साल युद्ध चला ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से। 3 युद्धों से परसा की जीत हुई। मतलब 3 युद्धों में परसा की जीत हुई 7 वर्ष के दौरान, और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। इसी वजह से एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। जनवरी 1871 में वर्साय में हुए एक समारोह में परसा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। जो परसा के राजा थे विलियम प्रथम, उनको जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। इस तरह 1871 में जर्मनी का एकीकरण हुआ। इसी तरह जाके पूरा 1871 में जर्मनी का एकीकरण प्रक्रिया पूरा हुआ। मैं आशा करता हूँ कि आप सबको समझ में अच्छे से आ गया होगा। आप इसी तरीके से अपने बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे तो आपका 1 नंबर भी नहीं कटने वाला है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न है जो हमारा तीसरा नंबर प्रश्न पूछ रहा है। तीसरा नंबर भी प्रश्न हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लगातार कई वर्षों से पूछा जा रहा है, 6 नंबर में भी और 4 नंबर में। इसलिए आप सब लिए मैं यह प्रश्न लेके आया हूँ कि प्रश्न क्या है, ऑटोन बिस्मार्क कौन था और वह क्यों प्रसिद्ध था? अभी हम ऊपर ही पढ़ के आ रहे हैं, ऑटोन बिस्मार्क कौन था और क्यों प्रसिद्ध था। तो क्योंकि इसने जर्मनी की एकीकरण प्रक्रिया की नेतृत्व किया था, जनक था, इसलिए प्रसिद्ध था। ऑटोन बिस्मार्क कौन था, जर्मनी एकीकरण में इसकी भूमिका का वर्णन कीजिए। ऐसे भी आपका प्रश्न पूछ सकता है और कई तरीके से घुमा के भी प्रश्न पूछ सकता है। तो आप सभी इसका आंसर, आपको लगे कि हाँ इस ऑटोन बिस्मार्क कौन था इसके बारे में पूछ रहा है, तो आप सब यही आंसर लिख के आओगे। ठीक है, तो क्या लिख के आओगे आंसर में?
देखते हैं। आंसर में आप लिख के आओगे कि ऑटो एंड बिस ऑटो एंड बिस्मार्क पर्सा का प्रमुख मंत्री था। ऑटो एंड बिस्मार्क जो था पर्सा का प्रमुख मंत्री था। नेशनल असेंबली भंग होने के बाद जर्मनी में पर्सा के ऑटो एंड बिस्मार्क द्वारा जर्मनी का एकीकरण नेतृत्व संभाला गया। मतलब नेशनल असेंबली जो थी उसके खत्म हो जाने के बाद जर्मनी में पर्सा के ऑटो एंड बिस्मार्क जो जर्मनी में पर्सा के इनका जो घर था कहाँ पे था, बिस्मार्क जी का पर्सा में था। जर्मनी एकीकरण प्रक्रिया का नेतृत्व संभाला। बिस्मार्क के नेतृत्व में ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से हुए युद्धों से पर्सा की जीत हुई। मतलब जो इनके नेतृत्व में ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से हुआ जो युद्ध हुआ था तीन, इसमें पर्सा की जीत हुई। मतलब ऑटो एंड बिस्मार्क की जीत हुई और जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। अभी हम ऊपर पढ़ के आ रहे हैं। इसके बाद 1871 ईस्वी में वर्साय में हुए एक समारोह में पर्सा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। 1871 ईस्वी में वर्साय में एक संधि हुई थी। उस समारोह में जो संधि और समारोह हुआ था उसमें पर्सा के राजा जो थे विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। इतना हो गया। 18 जनवरी 1871 को वर्साय के महल का अत्यधिक ठंडे शीश महल हॉल ऑफ मिरर्स, मतलब अत्यधिक जो ठंडा शीश महल था उसे हॉल ऑफ मिरर्स भी के नाम से भी जाना जाता था, में जर्मन राज्यों के राजकुमारों, सेना के प्रतिनिधि में प्रमुख मंत्री ऑटो एंड बिस्मार्क सहित पर्सा के महत्वपूर्ण मंत्रियों की बैठक हुई। इस सभा में पर्सा के काइजर विलियम प्रथम ने नेतृत्व में नए जर्मन राज्य की घोषणा की गई। ये जो शीश महल में जो बैठक हुई उसमें काइजर विलियम के नेतृत्व में नए जर्मन साम्राज्य की घोषणा की गई कि आज से जर्मन साम्राज्य जो है एक नई दिशा की ओर चल रहा है। इस प्रकार बिस्मार्क के नेतृत्व में पर्सा के राष्ट्रीय एकीकरण आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया और अंततः जर्मनी का एकीकरण करने में सफलता प्राप्त की। वस्तुतः बिस्मार्क की जर्मनी में एकीकरण की प्रक्रिया का जनक कहा जाता है। अब इससे आपका एक प्रश्न बनता है कि जर्मनी एकीकरण की प्रक्रिया का जनक किसे कहा जाता है, तो ये ऑटो एंड बिस्मार्क को कहा जाता है। उसने पर्सा की सेना और नौकरशाही की सहायता से अपने एकीकरण की प्रक्रिया को समाप्त किया। मैं कह रहा हूँ आप इतना प्रश्न लिख के आओगे ना इस क्वेश्चन में तो आपका एक भी नंबर नहीं कटने वाला है। आपको पूरे 4 नंबर का आया रहेगा तो 4 नंबर मिलेगा, 6 नंबर का आया रहेगा 6 नंबर आपको पूरा मिल जाएगा, पूरा का पूरा। आप सबको यह पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, वहां से जाके आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। इसका आपको कुछ नहीं देना है, बिल्कुल फ्री है। आगे देखते हैं हम। आगे हमारा है दीर्घ उत्तरी प्रश्न। दीर्घ उत्तरी प्रश्न में क्या है देखते हैं। ये भी प्रश्न हमारा एनसीईआरटी का है और इम्पोर्टेंट भी यूपी बोर्ड एग्जाम में कई साल से आ रहा है ये लगातार। तो क्या प्रश्न क्या है हमारा, किन्हीं दो देशों पर ध्यान केंद्रित करते हुए बताइए कि 19वीं सदी में राष्ट्र किस प्रकार विकसित हुए। मतलब किसी दो देश के ऐसे बारे में बताइए कि 19वीं शताब्दी में राष्ट्र किस प्रकार विकसित हुए। तो चलिए हम देख लेते हैं वो दो देश कौन हैं जो 19वीं शताब्दी में विकसित हुए। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे। 19वीं शताब्दी में लगभग पूरे यूरोप 19वीं शताब्दी में लगभग पूरे यूरोप में राष्ट्रीयता का विकास हुआ। मतलब 19वीं शताब्दी में लगभग पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना फैल चुकी थी, जिस कारण जिस कारण राष्ट्र राज्यों का उदय हुआ। राष्ट्र राज्य का मतलब होता है कि जहाँ सभी एक जैसी संस्कृति रखते हो, एक जैसी भाषा बोलते हो, एक जैसी अपनी रहन सहन हो, उसे ही राष्ट्र राज्य बोलते हैं। इसमें बेल्जियम व पोलैंड भी ऐसे देश थे। मतलब बेल्जियम और पोलैंड, हमें दो देशों को ध्यान केंद्रित करके लिखना है तो हम बेल्जियम और पोलैंड के बारे में लिखेंगे। 1815 ईस्वी में नेपोलियन की हार के बाद, मतलब 1815 में
नेपोलियन हार गया था। उसके हार के बाद वियना में एक संधि हुई। उस संधि के द्वारा बेल्जियम और पोलैंड को मनमाने तरीके से अन्य देशों के साथ जोड़ दिया गया। मतलब उस बेल्जियम और पोलैंड को मनमानी से अपने अन्य देशों के साथ जोड़ दिया गया, जिनका आधार यूरोप सरकार की यह रूढ़वादी विचारधारा थी कि राज्य व समाज के स्थापित परंपराएं संस्थाएं जैसे राजतंत्र, चर्च, सामाजिक ऊंच नीच, संपत्ति और परिवार आदि एक बने रहने चाहिए। बेल्जियम और पोलैंड ने विरोध किया, मतलब बेल्जियम ने और पोलैंड ने विरोध किया कि परिवार आदि ये सब एक बने नहीं रहने चाहिए। इनकी जो रूढ़वादी विचारधारा थी, इसका विरोध किया इन दोनों देशों ने। अपने को स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित किया। इनका निर्माण निम्न प्रकार हुआ, मतलब ये जो देश थे, इन्होंने कहा कि हम अलग रहेंगे, अपना राष्ट्र राज्य खुद बनाएंगे, इनके मनमाने तरीके से हम किसी के नहीं चलेंगे, हम अपना राष्ट्र राज्य खुद बनाएंगे। तो इनकी निर्माण प्रक्रिया निम्न प्रकार हुई। तो अब किस प्रकार से हुई, चलिए हम आगे देखते हैं। तो पहले हम बेल्जियम के बारे में देखेंगे। बेल्जियम है वियना कांग्रेस द्वारा बेल्जियम को हाईलैंड के साथ मिला दिया गया। जो बेल्जियम है उसको हाईलैंड के साथ मिला दिया गया, परंतु दोनों देशों में ईसाई धर्म के कट्टर विरोधी मतनुयायी रहते थे। मतलब ईसाई धर्म के जो विरोध करने वाले लोग रहते थे और बेल्जियम में ईसाई लोग रहते थे। जहाँ बेल्जियम में कैथोलिक थे, वहीं हाईलैंड में प्रोटेस्ट थे। हाईलैंड का शासक भी हाईलैंड वासियों को बेल्जियम वासियों से श्रेष्ठ मानता था। मतलब जो हाईलैंड का शासक था वो बेल्जियम वासियों से अपने आप को बड़ा मानता था। अतः इस श्रेष्ठता को बनाए रखने के लिए उसने सभी स्कूलों में प्रोटेस्ट धर्म की शिक्षा देने का जारी किया। मतलब उसने ये आज्ञा दिया कि सभी स्कूलों में प्रोटेस्ट धर्म की शिक्षा दी जाए। अब जैसे हमारे यहाँ भी स्कूलों में ये शिक्षा दी जाए कि बौद्ध धर्म के बारे में सिर्फ पढ़ाइए, हिंदू धर्म के बारे में सिर्फ पढ़ाइए, तो ऐसा नहीं चलेगा ना। हमें मानवतावादी मतलब सभी को एक बराबर रखना है ना। लेकिन उसने हाईलैंड का जो राजा था वो ऐसा नहीं किया। उसने कहा प्रोटेस्ट धर्म की शिक्षा जानी चाहिए स्कूलों में। इसका बेल्जियम वासियों ने कड़ा विरोध किया। अब जायज सी बात है भाई, जब उनको उनको अधिकार नहीं दिया जाएगा तो विरोध करेंगे ही, इसीलिए बेल्जियम वासियों ने विरोध किया। इसमें इंग्लैंड ने भी उनका साथ दिया। इसमें जो विरोध किया बेल्जियम वासियों ने, इंग्लैंड ने भी इनका साथ दिया, जिस कारण हाईलैंड को बेल्जियम को 1830 ईस्वी में स्वतंत्र करना पड़ा। मतलब हाईलैंड में बेल्जियम को 1830 ईस्वी में स्वतंत्र कर देना पड़ा। बाद में इंग्लैंड जैसी संवैधानिक व्यवस्था कायम हुई। जैसे इंग्लैंड थी वैसे जाके बाद में कुछ वर्षों के बाद बेल्जियम बना। आगे देखते हैं। अगला टॉपिक हमारा पोलैंड के बारे में। पोलैंड है हमारा कि वियना संधि द्वारा पोलैंड को दो भागों में बांटा गया। मतलब वियना संधि जो हुआ था उसको पोलैंड को दो भागों में बांट दिया गया। इसका बड़ा भाग रूस को इनाम के तौर पे दे दिया गया। परंतु जब वहां के लोगों ने राष्ट्रीय भावना का विकास हुआ तो 1848 में पोलैंड और वर्षा में क्रांति आरंभ हुई। जब 1848 में इनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना विकसित हुई तो पोलैंड और वर्षा में क्रांति आरंभ हुई। इसे रूसी सेनाओं ने कठोरता से दबा दिया, परंतु राष्ट्रवादियों ने हार नहीं मानी और दोबारा विद्रोह किया, जिसमें सफलता मिली। ये रही पोलैंड और बेल्जियम की कहानी। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृत के योगदान दर्शाने के लिए 3 उदाहरण दीजिए। जो यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति के योगदान था, संस्कृत का क्या योगदान था, 3 उदाहरण दीजिए। तो ये भी प्रश्न हमारा इंपॉर्टेंट है। 4 नंबर का 6 नंबर का दोनों पूछ आ सकता है। तो आप सब इसका आंसर कैसे लिखेंगे, चलिए देखते हैं।
दूसरा प्रश्न देखते हैं हम। दूसरा प्रश्न है हमारा कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ये। आप सभी इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि वीडियो मैं बना रहा हूँ तो बहुत लंबी बन जाएगी, तो अपलोड करने में थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो आप सभी, मैं पीडीएफ डाल दूंगा, पूरा पीडीएफ एक बार आप सभी देख लीजिए अच्छे से, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें ऐड हैं। आप सभी को ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। इस पीडीएफ का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से जाके आप सभी डाउनलोड कर लीजिएगा और पढ़िएगा, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसमें सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि इटली का एकीकरण प्रक्रिया प्रकाश डालिए, ये भी है। मतलब जितने भी इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, सभी इस पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताइएगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। और बोर्ड से रिलेटेड सारी जानकारी हमारे यूट्यूब चैनल पे आती रहेंगी। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आप सबका ही फायदा रहेगा। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।